बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिट स्टोरी के साथ में शमशाद मांगट। नाज़रीन, पाकिस्तान में तमाम इलेक्शन जो हैं वो मतनाज़ा होते हैं और तमाम इलेक्शन ही जनरल इलेक्शन होते हैं और इनमें मेजर किरदार अगरचे सियासी जमातों का होता है, ज़्यादा मौसर किरदार जो कहा जाता है वो जर्नैलों का ही होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे तमाम सियासी रहनुमा जो हैं वो गेट नंबर 4 की तरफ ही देखते हैं और फिर गेट नंबर 4 से वो उम्मीद के लिए होते हैं और गेट नंबर 4 से ही वो इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। वैसे आम दुनिया में आम इंतखाबात होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये जनरल इलेक्शन होते हैं और जनरल की जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर जनरल के फ़ैन हों, जनरल के टायर हों, जनरल स्टोर हो, सारे के सारे लोग उनको बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ देखते हैं। लेकिन नाजरीन, जब जनरल इलेक्शन आते हैं तो उसमें हमारी सियासी जमातें जो हैं वो गेट नंबर 4 को बड़े अकीदत और एहतराम के साथ देखती हैं। एक आध जमात जो है वो हमेशा गेट नंबर 4 के ख़िलाफ़ होती है, लेकिन बाकी जो है 9-10 जमातें वो गेट नंबर 4 की तरफ देख रही होती हैं कि हमें किस तरीके से जितवाया जाएगा। अगर 2018 के इलेक्शन देखें तो वो भी जनरल इलेक्शन ही थे। अगरचे उस वक्त इमरान खान को सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन नून लीग के भी कई उम्मीदवारों को सपोर्ट किया जा रहा था जिनको जनरल बाजवा साहब जो है जितवा रहे थे। और फिर उससे पहले अगर इलेक्शन पे चला जाए, उसमें जहाँ पे कहा जाता था कि जी RTS बैठ गया, वो भी जनरल इलेक्शन ही थे। बल्कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन भी हुआ, बेशक 1970 का इलेक्शन था या उससे पहले कंट्रोल डेमोक्रेसी का इलेक्शन था जो जनरल अयूब साहब ने करवाए, वो सारे के सारे जनरल इलेक्शन ही थे। और इसमें मेजर किरदार जो है वो गरचे सियासी जमातों का होता है, लेकिन बुनियादी किरदार जो है वो जर्नैलों का ही होता है। इसलिए इनको जनरल इलेक्शन कहा जाता है, इसको आम इलेक्शन नहीं कहा जाता। अगर देखा जाए तो हमारी सियासी जमातों में मुस्लिम लीग नून का सबसे ज़्यादा तजर्बा है जनरल इलेक्शन का। जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मार भी बड़ी खाई है, डीलें भी बड़ी की हैं, कामयाब डीलें भी की हैं, कामयाब डीलें करके वो बाहर भी गए हैं, कामयाब डीलें करके वो मुल्क में भी आए हैं। और फिर ये जर्नैलों के साथ ही उनकी डील थी कि 1988, फिर 1990, फिर 1996-97 जो है, ये सारी उनकी कामयाबी के जो राज थे वो जनरल इलेक्शन में डीलों के ही थे। इसी तरीके से अगर पीपल्स पार्टी का देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने अगरचे ज़ख्म भी बड़े खाए हैं, लेकिन पिछले 15-16 साल से मुसलसल सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलती आई है वो भी जनरल इलेक्शन में वो जीतते आए हैं और जर्नैलों की उनको भी किसी न किसी हद तक सपोर्ट हासिल रही है। और अगर 2018 में देखा जाए तो जनरल इलेक्शन में जर्नैलों की सपोर्ट जो है वो इमरान खान को हासिल थी, फिर इमरान खान ने वो इलेक्शन जीत लिए। और अब देखा जाए तो सारा जो जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून को ये सपोर्ट हासिल है, लेकिन इस वक्त नाजरीन ये जो इलेक्शन हालिया होने जा रहे हैं, इसमें पहले एक फ़िल्म आई थी, उसमें कहा जा रहा था कि जी इस्लामाबाद में एक थप्पड़ की गूंज। अगरचे वो यहाँ पे सीना बसीना तो चलती रही कि किसने किसको थप्पड़ मारा, और कुछ जो यूट्यूबर बाहर बैठे हुए हैं जिनको वो नज़र आता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो तो नाम भी ले लेते हैं, लेकिन जो यहाँ बैठे हुए हैं इस्लामाबाद, लाहौर या कराची बैठे हुए, उनको पता है कि फिर सुबह दफ्तर कैसे जाएंगे या शाम को दफ्तर से घर कैसे जाएंगे, वो नाम नहीं लेते। मेरे समेत मैं भी खुद नहीं नाम लेता, चूँकि मुझे भी घर जाना है, तो पता सबको होता है कि किसने किसको थप्पड़ मारा। तो ये पहली फिल्म थी। अब उसका दूसरा स्क्यूल भी आ गया है, उसका दूसरा पार्ट 2 भी आ गया है कि इस्लामाबाद में अब 2 थप्पड़ों की गूंज है। इसलिए कहानी भी चल रही है कि किसने किसको थप्पड़ मारा है और ये 2 थप्पड़ क्यों पड़े हैं। लेकिन ये छोड़ें, पता तो सबको है कि क्या है। बाहर बैठे हुए लोग नाम भी ले रहे हैं कि किसने किसको थप्पड़ मारे हैं और क्यों मारे हैं। और इन थप्पड़ों की जो कहानी है वो जोड़ी जा रही है कि जी इन थप्पड़ों की वजह से अडियाला जेल में बैठे हुए इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलेगा। और फिर आपको याद होना चाहिए, जब इमरान खान से रिज़ाइन लिया जा रहा था और इमरान खान ने रिज़ाइन नहीं दिया जा रहा, तो उस वक्त भी एक थप्पड़ की कहानी शुरू हुई थी। और फिर बाद में इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे थप्पड़ मारा जाता तो मैं उसके जवाब में उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार थप्पड़ मारता। बहरहाल ये तो इमरान खान है, इमरान खान का तो आपको पता स्टाइल यही रहा है कि उनको अगर किसी ने एक बाउंसर मारा तो उन्होंने 2 बाउंसर मारे, अगर उनको किसी ने एक छक्का मारा तो जवाब में अगर जब उनकी बैटिंग आई तो उन्होंने 2 छक्के मारे। तो ये तो इमरान खान साहब का स्टाइल है। लेकिन ये जो थप्पड़, पहले एक थप्पड़ की गूंज थी, अब 2 थप्पड़ों की गूंज है। हम तो नहीं यहाँ पे कह सकते जी किसने किसको थप्पड़ मारे, लेकिन बहरहाल छोड़ें, आपने बाहर से सुन लिया होगा जी किसने किसको थप्पड़ मारे हैं। जो भी है, इस्लामाबाद में 2 थप्पड़ों की गूंज है। समझें, ये आन करीब आप देखेंगे कि बॉलीवुड या हॉलीवुड में ये पहली फिल्म बनेगी थप्पड़ की गूंज नंबर 1, 2 थप्पड़ों की गूंज नंबर 2। जिस तरह कैरी ऑन जट्टा नंबर 1, कैरी ऑन जट्टा 2 और अब कैरी ऑन जट्टा 3 आ रही है। थप्पड़ 1, थप्पड़ 2, थप्पड़ 3। आइडिया वैसे अच्छा है फिल्म बनाने का। लेकिन नाजरीन आगे चलते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब
फैज़ हमीद जो हैं, वो फैज़ हमीद को तो मेरा ख्याल है वो कटहरे में ले आए हैं, और फैज़ हमीद भी अब मुतहरक नज़र आते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको समन कर लिया है वो धरना केस के हवाले से। लेकिन ये भी देखना है कि अगर धरना केस में फैज़ हमीद को तो समन कर लिया जाता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ उनको जनाब बाजवा को समन नहीं किया जाता तो फिर ये भी नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन फ़िलहाल तो जनाब फैज़ को समन किया गया है और जनाब बाजवा को समन नहीं किया गया। अलबत्ता ये मामलात आगे चलेंगे और काफ़ी गंभीर होते चले जाएंगे। बहरहाल ये सूरत हाल जो है वो काफ़ी बिगड़ती चली जा रही है खुद नवाज शरीफ के लिए। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि इक़्तिदार का जो तख्त है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन पिछले चंद रोज़ से कुछ ऐसी हवाएं भी चली हैं। ये इक़्तिदार का जो तख्त है वो मियाँ नवाज शरीफ की बजाय किसी और जानब जो है वो उड़ना शुरू हो गया, और जो चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालबात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, वो जनाब फैज़ हमीद के साथ साथ आप जनाब बाजवा को भी कटहरे में लाना चाहते हैं। अगर इतना आसान होता तो ख़ुद जनाब मियाँ नवाज शरीफ को पता है कि वो जनाब परवेज़ मुशर्रफ को कटहरे में नहीं ला सके थे, बल्कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो बाइज़्ज़त दुबई चले गए थे। अगरचे बाद में जस्टिस सेठ वक़ार साहब ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी सुनाया और डी चौक में लटकाने का हुक्म भी सुनाया, लेकिन ना इस पर अमल दरामद तो नहीं हो सका। ये एक समझ लें उनके गुस्से का इजहार था। इसलिए जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब से बेहतर कौन जानता है कि वो किस किस्म की लड़ाई जो है वो शुरू कर रहे हैं। चूँकि मियाँ नवाज शरीफ के अंदर एक चीफ गवेरा है जो उनको बैठने नहीं देता। जब वो इस पाकिस्तान आ जाते हैं, ख़ास तौर पे जब इक़्तिदार में आते हैं, तो फिर उनको वो चीफ गवेरा जो है वो हर बात पे उनको जो है ना वो तंग करता है। उनके अंदर का चीफ गवेरा कहता है कि जी बगावत करें। अभी वो इक़्तिदार में नहीं आए, लेकिन उनका चीफ गवेरा कह रहा है कि जनाब ललकारें, बाजवा को भी ललकारें, फैज़ हमीद को भी ललकारें, इसलिए वो बार बार ललकार रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जितना इजी उनको नज़र आ रहा है कि इक़्तिदार मियाँ नवाज शरीफ को मिलेगा, इतना नहीं है। चूँकि तहरीक इस्तेकाम वाले जो हैं वो भी इस्तेकाम मांग रहे हैं। उन्होंने अच्छी खासी सीटें भी मांग ली हैं और पंजाब की पग भी उन्होंने मांग ली हैं। और पंजाब की पग अगर अलीम खान को दे दी जाए या जहांगीर तरीन को दे दी जाए तो बाद में छोटे भाजी के पास क्या रह जाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वजारत उज़्मा पे इत्तफाक कर भी लें तो पंजाब तहरीक इस्तेकाम को दे के वो तो बिल्कुल लूले लंगड़े हो जाएंगे। अगरचे मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के जो बाकी केसेस थे वो तो ख़त्म हो गए हैं और जो एक आध है वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इक़्तिदार जो है वो तहरीक इस्तेकाम अच्छा खासा हिस्सा मांग रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो भी सियासी ग्लूकोज का मुतालबा मुसलसल किए जा रहे हैं कि जी मुझे भी सियासी ग्लूकोज लगाया जाए ताकि मैं भी ताकत पकड़ूं। हालांकि उनके बारे में शेर अफजल मरवत साहब जो है कहते हैं वो गन्ना नहीं तोड़ सकते, पीटीआई को क्या तोड़ेंगे। भाई गन्ना तोड़ें या ना तोड़ें, लेकिन वो अच्छा खासा वो हिस्सा मांग रहे हैं। और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी ख़तरा है, मुस्लिम लीग नून के लिए भी ख़तरा है, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के लिए भी ख़तरा है। और अगर जैसा कि होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने मनपसंद घोड़ों को जितवा देती है, तो इस वक्त अगरचे परवेज़ खटक एक लागर घोड़ा है, लेकिन जो चमक है, जो छांटा है उसका हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और उसका जो वंडा है वो काफ़ी ताकत रखता है। लिहाजा ये लागर घोड़ा भी जीत सकता है और इसके चंद बंदे भी जीत सकते हैं और वो भी अच्छा खासा हिस्सा मांग रहे हैं। और अगर ये सारे मिल मिला के, और चौधरी शुजात हुसैन ने भी अच्छा खासा हिस्सा मांगा है मुस्लिम लीग नून से, और अब तो मियाँ नवाज शरीफ रायविंड में बैठ के ये हिसाब किताब लगाते हैं कि जितने मुझसे हिस्से मांग लिए गए हैं मेरे पास रह क्या गया है। फिर हमारे पास अगर हमें इक़्तिदार मिल भी जाए, अगर वो वज़ीर आज़म चौथी बार बन भी जाएँ, वो ये तो कह सकेंगे कि मैं चौथी बार आके वज़ीर आज़म बन गया था, लेकिन उनके पल्ले तो कुछ नहीं होगा, चूँकि पंजाब की वजारत आला तहरीक इस्तेकाम के पास होगी और खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक कमज़ोर होने के बावजूद बड़े ताकतवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें अगर मिला के अगर देखी जाएँ तो मुस्लिम लीग नून जो है वो खसारे में ही दिखाई देती है। और फिर अगर थप्पड़ों का हिसाब किताब लगाया जाए तो बिल्कुल ही घाटा है। और आने वाले दिनों में ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल ही बागी हो जाए, चूँकि जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है और जिस किस्म के मुतालबात मुस्लिम लीग नून के सामने रखे जा रहे हैं और जितनी पार्टियाँ उनके साथ पीडीएम वाले जो कुछ उनसे मुतालबा कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान का तो मैं आपको बताने ही भूल गया, उनकी तो शरत ही ईवान सदर से शुरू होती है। वो सदर से शुरू होते हैं, फिर वो मांगते चले जाते हैं, और वो ना सिर्फ केपीके में मांगते हैं, केपीके में भी अच्छा खासा हिस्सा मांगते हैं, फिर वो वफाकी कबीना में हिस्सा मांगते हैं और बलोचिस्तान में भी अच्छा खासा हिस्सा मांग रहे हैं।
तो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम बीबी और बशमूल मियाँ शहबाज शरीफ बैठ के हिसाब किताब लगाते हैं कि सारा दे दिला के साढ़े को की रह जाना, सिर दे वाल दी मेरे ख्याल बाकी रह जाएंगे। तो इस हिसाब से मुस्लिम लीग नून के पास खसारा ही खसारा है। तो नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। देखते हैं कि दो थप्पड़ों की जो गूंज है आप तक पहुँच गया होगा, उसका असल सूरत हाल क्या है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।